7 कैबिनेट मंत्रियों को अतिरिक्त पोर्टफोलियो, सुक्खू ने साधा सियासी संतुलन। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को अपने 7 कैबिनेट मंत्रियों को अतिरिक्त पोर्टफोलियो दिए हैं। इससे लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सुक्खू ने एक तरह से सियासी संतुलन भी साध लिया है। सुक्खू ने जगत सिंह नेगी, राजेश धर्माणी और यादविंद्र गोमा को हैवीवेट मंत्री बनाया है। वहीं उन्होंने हर्षवर्धन और विक्रमादित्य सिंह को भी बड़े विभाग दिए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग ही दिया गया है। इसकी वजह उनके पास बड़े विभाग शिक्षा का होना है। हर तरह के डैमेज कंट्रोल के लिए बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों को खुश और संतुष्ट करने के लिए अपने ही विभागों को कम कर उनमें बांट दिए हैं। मंत्री हर्षवर्धन चौहान के पास अब उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम एवं रोजगार विभाग होंगे। उन्हें श्रम एवं रोजगार नया विभाग दिया गया है। यह मुख्यमंत्री के पास था। नए बने मंत्री यादविंद्र गोमा को आयुष विभाग हर्षवर्धन चौहान से वापस लेकर मिला था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक नया विभाग जनशिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी को दिया है। उनके पास अब 4 विभाग राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जनशिकायत निवारण हो गए हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री ने उन पर खास भरोसा जताया है। जगत सिंह उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बाद 4 विभागों वाले हैवीवेट मंत्री हो गए हैं। मुकेश के पास भी 4 महकमे हैं। पिछले महीने मंत्री रोहित ठाकुर से तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग वापस लेकर राजेश धर्माणी को दिया गया था। इससे धर्माणी के समर्थक बहुत संतुष्ट नहीं थे, जबकि धर्माणी मुख्यमंत्री सुक्खू के पुराने मित्र हैं। मगर मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपने पास रखे नगर नियोजन और आवास विभागों को राजेश धर्माणी को देकर उनका कद और बड़ा कर दिया है। इसी तरह नए बने मंत्री यादविंद्र गोमा को विक्रमादित्य सिंह से युवा सेवाएं एवं खेल विभाग लेकर दिया गया था। इससे भी विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों में असंतोष था, मगर विक्रमादित्य सिंह के पास लोक निर्माण जैसा बड़ा महकमा पहले से ही है। अब उन्हें शहरी विकास विभाग देकर उन्हें एक और बड़ा महकमा दिया गया है। नए मंत्री यादविंद्र गोमा पर भी भरोसा जताते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें विधि विभाग दिया है, यानी गोमा के पास भी 3 विभाग हो गए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से तकनीकी शिक्षा विभाग को लेकर नए बने मंत्री राजेश धर्माणी को दिया गया था। उनके पास उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा रह गए थे। अब रोहित ठाकुर को मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग दिया गया है। पिछले महीने मंत्रियों से महकमे वापस लेकर सुक्खू टटोलते रहे नब्जे। पिछले महीने 3 मंत्रियों से महकमे वापस लेकर 2 नए मंत्रियों को देकर मुख्यमंत्री सुक्खू उनके समर्थकों की नब्जें टटोलते रहे। इस बीच कुछ मंत्रियों ने खूब संयम दिखाया तो कुछ अपने समर्थकों के माध्यम से या परोक्ष रूप से अपनी नाखुशी भी जताते रहे। संगठन के रास्ते सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे सुक्खू ने ठीक महीने बाद ही तुरुप का पत्ता फेंकते हुए पोर्टफोलियो आवंटन से सूझबूझ का परिचय देते हुए राजनीतिक संतुलन साधा है। उप मुख्यमंत्री बोले, कर्मचारियों को मिलेगी पेंशन की पक्की गारंटी। विधानसभा में पारित होगा विधेयक। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना पर पक्की गारंटी देने का ऐलान किया है। सरकारघाट उपमंडल के रखोटा में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना पर कांग्रेस पार्टी विधानसभा में विधेयक पारित करने जा रही है, ताकि भविष्य में कर्मचारियों की पेंशन कोई भी सरकार बंद न कर सके। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वह वायदे पूरे किए हैं जिन्हें सत्ता में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरे से नकार दिया था। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हर मंच पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर 10 गारंटियों को लेकर कांग्रेस को कोसते रहते हैं, जबकि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही वह करके दिया है जिसके लिए केंद्र की मोदी सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पुरानी पेंशन योजना के फैसले को वापस लेने की अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के पुरानी पेंशन के हक कोई नहीं छीन सकता है और विधानसभा में कांग्रेस सरकार अपने इसी कार्यकाल में ही पुरानी पेंशन का कानून पारित करेगी, ताकि भविष्य में कोई भी सरकार कर्मचारियों के साथ धोखा न कर पाए। उन्होंने कहा कि भगवान राम हम सभी के आदर्श हैं और भाजपा भगवान पर भी राजनीति करने में लगी हुई है। भाजपा हिमाचल के मंदिरों को छोड़ बार बार राम मंदिर की बात कर रहती है, जबकि हिमाचल को देवभूमि के नाम पर जाना जाता है और यहाँ भी कई सिद्ध व शक्तिपीठ हैं। कांग्रेस हिमाचल के मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है और आने वाले समय में ये मंदिर भी अयोध्या के मंदिरों की तरह सुशोभित होंगे।
इस मौके पर सांसद व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी हिमाचल में आई आपदा के बाद राहत को लेकर केंद्र की भाजपा पर जमकर निशाना साधा। HRTC धार्मिक स्थलों के लिए चलाएगी 250 नए रूट। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि HRTC धार्मिक दर्शन के लिए 250 नए रूट चलाने जा रही है। इससे प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों के साथ दूसरे राज्यों के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए भी बस सेवा उपलब्ध होगी। HRTC में जल्द ही 700 ड्राइवरों कंडक्टरों की भर्ती की जाएगी। इनमें 350 ड्राइवर और 350 कंडक्टर रखे जाएंगे। वहीं जल्द ही HRTC के बेड़े में 350 इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर झीरी के पास 2 गाड़ियों में टक्कर, 1 की मौत, 5 घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कीरतपुर मनाली 4 लेन पर झीरी के समीप 2 गाड़ियों को शनिवार तड़के जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि करेटा व टाटा सूमो गाड़ी एक ही लेन से गुजर रहे थे और इस बीच आमने सामने से टकरा गए। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। SHO अश्वनी ने बताया कि हादसे को लेकर जांच जारी है। कीरतपुर मनाली 4 लेन पर झीरी के पास 2 गाड़ियों में टक्कर, 1 की मौत, 5 घायल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कीरतपुर मनाली 4 लेन पर झीरी के समीप 2 गाड़ियों को शनिवार तड़के जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि करेटा व टाटा सूमो गाड़ी एक ही लेन से गुजर रहे थे और इस बीच आमने सामने से टकरा गए। दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और पुलिस मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। SHO अश्वनी ने बताया कि हादसे को लेकर जांच जारी है। HRTC कंडक्टर भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित, 826 अभ्यर्थी हुए पास। हिमाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने कंडक्टर भर्ती का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 826 अभ्यर्थी पास घोषित किए गए हैं। HRTC में 360 पद भरने के लिए अब चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन करने के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इसी माह के अंत तक प्रदेश को नए कंडक्टर मिलने के आसार हैं। पथ परिवहन निगम में 360 कंडक्टरों की भर्ती के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ने 10 दिसंबर 2023 को लिखित परीक्षा आयोजित की थी। 35,200 अभ्यर्थियों ने प्रदेश के 148 केंद्रों में कंडक्टर भर्ती की लिखित परीक्षा दी थी। इसके लिए 43,075 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। राज्य लोक सेवा आयोग ने जिला और उपमंडल स्तर पर 16 जगह परीक्षा ली थी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी की गई। हर गलत सवाल पर 0.25 अंक काटे गए। CM सुक्खू बोले, परिवहन विभाग ने ई वाहनों से 1 साल में की 28 लाख की बचत। परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों से 1 साल में 28,32,853 रुपए की बचत की है। प्रदेश सरकार ने 3 फरवरी 2023 को परिवहन विभाग को 19 ई वाहन दिए थे। 1 साल में इन वाहनों के प्रयोग से कार्बन उत्सर्जन में 87.318 टन की कमी आई है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि ई वाहनों के प्रयोग से जहां पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, वहीं राजकोष को भी संबल मिल रहा है। हिमाचल सरकार का परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग है जिसमें सिर्फ ई वाहनों का प्रयोग हो रहा है। इस वित्त वर्ष के अंत तक 6 ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेशवासियों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से वह स्वयं भी शिमला शहर में ई वाहन का उपयोग कर रहे हैं। सरकार के इस कदम से पर्यावरण संरक्षण और हानिकारक कार्बन उत्सर्जन को कम करने में युवाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। परिवहन क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने और शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ई वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कार्बन फुटप्रिंट में कमी से लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
सरकार ने 680 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना शुरू की है। इस योजना के पहले चरण में बेरोजगार युवाओं के लिए ई टैक्सी की खरीद पर 50% की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। युवाओं ने दिखाया ई टैक्सी संचालित करने में उत्साह। बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने सरकार की मदद से ई टैक्सी संचालित करने के लिए उत्साह दिखाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करना है, जिससे इस पर खर्च होने वाली धनराशि का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जा सके। प्रदेश सरकार की पहल का देश के अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं। मैं PL ठाकुर, सीनियर प्रेसिडेंट पेंशनर एसोसिएशन चंबा। तो मैं जो भारत सरकार ने अभी रिसेंटली जो इंटरिम बजट पेश किया पार्लियामेंट में, उसके बारे में थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। तो बजट में इंटरिम बजट तो वैसे 4 महीने का पास हुआ है ना, तो उसमें पूरा साल का बजट तो होता नहीं है, 4 महीने के लिए होता है, क्योंकि अब ये इलेक्शन आने वाले हैं, मतलब मई या अप्रैल में। तो उसके बाद जब पूरी सरकार, नई सरकार बनेगी, पूरा बजट वो पेश करेगा। तो इस बजट में मैं तो पेंशन वालों के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए भी कोई भी इसमें रिलीफ नहीं है, कोई भी मतलब बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और हिमाचल सरकार के लिए उस बजट में अभी कुछ नहीं है, मतलब किसान के लिए भी कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिया गया है, गरीबों के लिए खास कुछ नहीं है। बाकी बड़े ये जो बजट है तो उसमें लुभावने वाली बातें तो हैं, जो फ्री राशन, फ्री मतलब क्या कहते हैं वो, जिन लेडी के लिए मतलब उनको दी है छूट। तो उसके अलावा के नाम ये गरीबों के लिए जो के नाम MSE के लिए भी खास दिया कुछ नहीं उसके लिए, ताकि वो बढ़ें, ताकि उनसे रोज़गार पैदा हो। रोज़गार के बारे में कोई बात नहीं है, एम्प्लॉयमेंट की कोई बात नहीं है, तो बजट में खास है नहीं कुछ भी। तो ये नॉर्मल बजट कहा जाता है, पर वैसे तो वो कहते हैं कि बजट में हमने सबके लिए सब कुछ दिया है, रखा है, बजट प्रावधान किया है, पर मेरे लिहाज से उतना नहीं किया जितना करना चाहिए। तो इस बारे में इतना ही मैं कह सकता हूँ। हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक आशा लगाए बैठे थे कि केंद्र सरकार अपने बजट में कुछ न कुछ उनको राहत देगी, परंतु देखा गया कि जो हमारे इनकम टैक्स की स्लैब है उसमें कोई भी चीज़ नहीं लाई गई और वरिष्ठ नागरिकों को इससे कोई भी राहत नहीं मिल पाई। केंद्र सरकार बातें बहुत करती है वरिष्ठ नागरिकों के बारे में, परंतु जब बात आती है उनको कोई राहत देने की तो उसमें कोई भी राहत नहीं दी जाती, जिससे इस वक्त भारत की कुल आबादी का जो 11% वरिष्ठ नागरिक हैं उनमें ये रोष पनप रहा है। हम चाहते थे कि सरकार 80 के वर्ष के जो बुज़ुर्ग हैं और उसके बाद जो सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कुछ इलादा बजट में प्रावधान करती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमें इसमें कोई राहत नहीं मिली, भले ही सरकार ये कहती हो कि ये बजट का ये हमारा
जो बजट है वो अंतरिम बजट है, मगर अंतरिम बजट होने के नाते भी सरकार को इस पर कुछ न कुछ तो राहत देनी चाहिए थी, जिस कारण हमें इस बजट से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। जैसा कि अभी जो बजट केंद्र सरकार ने पेश किया वो एक बड़ा सारे मुल्क के लिए निराशाजनक बजट साबित हुआ। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि शायद ये इनका अंतिम इस सरकार का बजट है और कुछ इन्होंने इतने जो लोगों का खून पसीना निचोड़ा था उससे कुछ राहत देंगे जातिवार, लेकिन कुछ भी नहीं आया नज़र। बहुत शोर सुनते आए थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते आए थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो फकत एक कतरा खून निकला। वो हिसाब इस भारतीय जनता पार्टी का ये जो बजट अंतिम इन्होंने पेश किया उसका हुआ। गरीबों के लिए कोई राहत नहीं, बेरोज़गारों के लिए कोई राहत नहीं, महंगाई के लिए कोई राहत नहीं। सिर्फ इस बजट के अंदर एक ही वो कहा गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने मोदी जी का नाम कोई 70 बार जपा 70 मिनट के उस अपने भाषण के अंदर, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। हिमाचल प्रदेश जो कि एक बड़ा पिछड़ा हुआ प्रदेश है, लोगों को उम्मीद थी कि वहाँ कुछ राहत मिलेगी, मगर कुछ राहत नहीं मिली। ये जो बजट है मैं कहता हूँ अपनी ओर से, पार्टी की ओर से, कि बिल्कुल निराशाजनक बजट है और इसके अंदर लोगों को कुछ भी नहीं मिला। और ये मैं रहन हूँ, अखबारों के अंदर पढ़ता हूँ, टीवी के अंदर सुनता हूँ, तो इनके भाजपा के जो नेता हैं वो बहा कर रहे हैं, बाही लूट रहे हैं। अरे किस बात की? कोई राहत तो मिली नहीं, कोई किसान को राहत नहीं मिली, बागवान को राहत नहीं मिली, बेरोज़गारों को कोई काम के लिए कोई साधन नहीं उपलब्ध करने की योजनाएं बनी, महंगाई के लिए कुछ इन्होंने किया नहीं। किस लिए वो भाई बोल रही हैं? इस बात से मैं कह रहा हूं कि ये मुल्क के लिए जो है ये बजट एक बिल्कुल एक घाटे का सौदा जो है वो साबित हुआ है। देश का अंतरिम बजट आ चुका है और जो बजट विशेषज्ञों की चर्चा के दौरान आया है कि ये बजट बहुत ही अनुकूल है, अंतरिम बजट है और पिछले जो बजट है उसको पूर्ण करते हुए, उसको सशक्त बनाते हुए सारी योजनाएं उसी तरह की रिपीट की हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जैसे कि आह्वान है कि ये युवा शक्ति, महिला वर्ग, गरीब और किसान, इनको समृद्ध बनाने के लिए ये पूर्णतः अनुकूल बजट है। तो एक सामान्य जन की भावना को देखते हुए उन्होंने इसको लोगों के अनुरूप जो बनाया है कि जो सौर ऊर्जा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग और लगभग 1 करोड़ घरों में रूफटॉप जो है वो लगाने का इन्होंने प्रावधान किया। ये बहुत अच्छी योजना है। इसके अतिरिक्त जो गरीबों को घर देने की योजना है ये भी बहुत बढ़िया है और उसको लागू रखा गया है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का जो लक्ष्य है और जो 25 साल में भारत को विश्व गुरु बनाने का लक्ष्य है, वो इस तरह के बजट में, जिसको कहते हैं लोक लुभावन नीतियाँ ना होने के कारण ना हो, और जिसको कहते हैं कि ज़मीनी हकीकत वाली नीतियाँ जिनसे देश सुदृढ़ बने, ऐसी नीतियों का प्रावधान किया है। और मुझे लगता है कि सभी देशवासियों को इसकी सराहना करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन जिला चंबा की खंड इकाई चंबा की मासिक बैठक चंबा के पेंशनर कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रधान व प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता पीसी ओबराय ने की। ओबराय ने कहा कि प्रदेश की सरकार को बने साल भर से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन पेंशनरों की मांगों पर आज दिन तक कोई कार्य नहीं किया गया है, जिससे पेंशनरों में भारी रोष है। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन की आज मासिक बैठक जैसी हुआ करती है, उसी तरह आज 3 फरवरी को हमारे जो पेंशन भाई हैं वो इस बैठक में सम्मिलित हो गए। सबसे प्रथम तो मैं
आज इस बैठक से पहले ये कहना चाहूँगा कि जिला कार्यकारिणी के एक हमारे सदस्य तेज सिंह बजलवान का निधन हो गया। हमें बहुत दुख है कि वो छोटी सी आयु में ही चले गए, मगर भगवान के आगे इस पे कुछ भी कहा जाता कि क्या किया जाए। भगवान ने जैसे अपने तरीके से करना है वो करता है, मगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवारजनों को इस सदमे को सहन करने के लिए क्षमता प्रदान करे। भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन चंबा की बैठक आज बहुत दुख के से कहना पड़ता है कि सरकार को 13 महीने हो गए सत्ता में आए हुए और आज तक हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को कोई भी लाभ इस सरकार ने नहीं दिया। अब लाभ की बात करते हैं। हमारी जो मांगे पुरानी मांगे हैं 16 सूत्रीय मांग पत्र, वो तो सरकार के पास पड़ा हुआ है और उसके बाद अब और मांगे जुड़ गई हैं। विशेष तौर पर हमारे ये कभी हमारी मांग नहीं रही कि जो महंगाई भत्ता हमें दिया जाए। यूँ ही केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता जिस दर से जिस तिथि से देती है उसी तिथि से उसी दर से हिमाचल प्रदेश के पेंशनर और कर्मचारियों को ये महंगाई भत्ता दिया जाता है। परंतु सरकार ने 7 जुलाई 2022 से लेके आज तक 3 किस्तें जो हो चुकी हैं उनका कोई भी हमें लाभ नहीं दिया और केंद्र सरकार बहुत जल्दी जनवरी 2024 को जो किस्त है उसको देने जा रही है और उस अगर वो जोड़ी जाए तो वो 4 किस्तें हो जाएगी। और सुक्खू सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया है कि एक भी महंगाई भत्ते की किस्त जो आज तक नहीं दे पाई। इसके साथ 1/1/2016 से पहले जो हमारे कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनका जो एरियर बनता था वो 1/1/2016 से लेके 31 जनवरी 2022 तक उस एरियर के 73 महीने का एरियर जो है वो बट्टे खाते में डाल दिया। अभी तक हमें उसमें से केवल मात्र उसमें से अक्टूबर 2022 में कुछ पैसा मिला था, बाकी जो अभी तक पैसा सरकार ने रिलीज़ नहीं किया। हमारी मांग है कि वो 2 या 3 किस्तों में आसान किस्तों में वो देने का प्रबंध करे ताकि हमारे लोगों को ये राहत मिल सके। इसी के साथ हमारे लाखों कर्मचारी जो हैं, हमारे जो पेंशनर भाई हैं, उनको मेडिकल बिलों की अदायगी नहीं की जा रही। सरकार बजट आवंटन नहीं किया जा रहा सरकार से और बिल जो हैं वो 2-3 वर्षों से लंबित पड़े हैं। हम चाहते हैं कि सरकार शीघ्र से शीघ्र जो हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा मांगा गया बजट उनको उपलब्ध करवाए ताकि हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे पेंशनर के जो बिल हैं उनका समाधान हो सके। इसी के साथ हमारे 1/1/2016 के बाद जो सेवारत हुए हैं कर्मचारी, उनके जो अभी तक पेंशन संशोधन रिवाइज पेंशन केसेस जो हैं अभी भी लंबित पड़े हैं। सरकार को चाहिए कि एजी कार्यालय को पत्राचार करे और उनसे आग्रह करे कि हमारे जो 1/1/2016 के बाद के जो पेंशन रिटायर हुए कर्मचारी रिटायर हुए हैं उनके जो पेंशन संबंधी मामले उनका शीघ्र निपटारा करे। इसी के साथ एक और हमारी मांग जुड़ी हुई है कि फिक्स मेडिकल अलाउंस जून 2016-17 से लेके आज तक 6.5 सालों में कोई भी उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। हमारी मांग थी कि कम से कम 2000 रुपया जो है वो मेडिकल अलाउंस फिक्स मेडिकल अलाउंस दिया जाए या हमें कैशलेस
जो सुविधा है, मेडिकल सुविधा, उसका प्रावधान किया जाए। ये हमारी मांगे, कोई मांगे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मांगे नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि इन पर चर्चा करे, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं स्टेट के, उनके साथ इस पर डिस्कशन करे और शीघ्र से शीघ्र इन मांगों का निपटारा करने में प्रयास करें। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रदेश में सभी प्रमुख दलों ने तैयारियां आरंभ कर दी है। इन चुनावों के मद्देनजर यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष व चंबा कांगड़ा क्षेत्र के प्रभारी निगम भंडारी चंबा पहुंचे। इस दौरान उनके द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने चंबा में लोकसभा चुनावों की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने चंबा में पार्टी की स्थिति और कमजोरी और मजबूती पर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की गई। बैठक के बारे युवा कांग्रेस जिला चंबा सुनाब सिंह पठानिया ने जानकारी दी। जनरल सेक्रेटरी हैं श्री चंद और इस जैसे कि आपको तमाम जो यहाँ पर प्रवक्ता थे मेरे से पहले, उन्होंने समझाया। देखिए, मैं मानता हूं कि समय की गंभीरता को समझते हुए हमारे परिवार में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके लिए एक दूसरे से कई बारी खेद हो जाता है और कई बारी ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिसमें परिवार जो है वो बड़ा होने के कारण जो अहम सदस्य हैं उस परिवार के, जिन्होंने दिन रात उस परिवार को और उसके लीडर को मजबूत करने के लिए समय निकाला होता है, उनकी नजरअंदाजगी हो जाती। पर आपको खास करके चंबा वासियों को, चंबा ब्लॉक के सदस्यों को और जो महिला कांग्रेस की सदस्य हैं, आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि देखिए, बड़े लंबे अरसे के बाद, बड़ी परिस्थितियों के बाद और बड़ी लंबी लड़ाई करने के बाद आज ये समय आया है जहां आपको लीडर यहां पर अपना पार्टी का मिला है। उस समय की गंभीरता को समझते हुए अपने परिवार में जो भी विचार विमर्श होते हैं उन्हें बंद कमरे में अपने लीडर के साथ उधर ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा समय आ रहा है जहां पर, देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, आपकी जो कमजोरी है उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए जो विपक्ष है, जो रूलिंग पार्टी अभी इस टाइम पे सेंटर पे है, वो आप पे हावी होगा। वो पहले से ही इस देश में सांप्रदायिकता के आधार पर, संख्या के आधार पर और तमाम चीजों के आधार पर डिवाइड एंड रूल की जो है राजनीति करता आया है और आगे भी करेगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, सबसे पहली बात तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आवश्यक है कि आपके समक्ष रखी जाए कि आने वाले जो चुनाव है, आपको जिस प्रकार की भी भावना आपके मन में है आपके पार्टी के प्रति, अपने लीडर के प्रति, उसे दबाकर अभी और केवल मात्र जो है आपके विधानसभा का इलेक्शन नहीं है ये, अब लड़ाई बहुत बड़ी है और बीमारी उससे बड़ी है। अभी आप लोगों ने पता नहीं चैनलों के माध्यम से एक बात सुनी कि नहीं सुनी, जिसमें अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छी बात बोली है कि राहुल जी ने यह बात बोली है कि इस देश में ना अब एक जिस प्रकार की बीमारी फैल रही है उसमें एक्सरे कराने की जरूरत है। तो अखिलेश जी ने यह बात बोली, देखिए अब एक्सरे का समय चला गया है और जो बीमारी है ना वो और बड़ी हो गई है और उसका विश्लेषण करने के लिए हमें एमआरआई की तक जरूरत पड़ेगी। इसलिए उस लड़ाई को पूरी एकजुटता के साथ अगर लड़ाई हम लोगों को लड़नी है तो अपने जो विचार विमर्श है, हमारे जो खेद है, उसे खत्म कर कर इस 24 का इलेक्शन जो है हम लोगों को साथ लड़ना पड़ेगा। और रही बात आपकी लोकल लीडरशिप की, तो मैं आपको एक बात बोलता हूं, देखिए समय लगता है हर एक लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए और
क्योंकि अभी नैयर जी नए एमएलए बने हैं, अपनी लीडरशिप को इस्टेब्लिश करने में ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ज्यादा संघर्ष लगता है, बहुत ज्यादा लड़ाई लगती है। और जिस प्रकार की आपने एनर्जी लगाई अपने लीडर को जिताने में, जाहिर तौर पर आदमी फ्रस्ट्रेट भी होता है।